गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुपद क्या है, बहुपद की घातांक क्या है और बहुपद के शून्यांक क्या हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है। बहुपद क्या है, बहुपद का घातांक कैसा होता है, बहुपद के शून्यांक क्या हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं गुणनखंडन की ओर। ठीक है, अब बहुपद का गुणनखंड लाएंगे। तो गुणनखंड पहले दो घातांक के लिए लाएंगे। गुणनखंड दो घातांक के लिए। ठीक है, घात दो के लिए। कैसे वाले? घात दो के लिए। घातांक अगर दो है तब कैसे गुणनखंड करेंगे? घातांक दो के लिए। फिर घातांक तीन की बात आ जाएगी, तो उसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। तो अभी लेकिन ये रिकॉल ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन ये रिकॉल भी ऐसा है जैसा कि फिर से पूरा आ गया ऐसा। तो आइए कि अगर दो डिग्री का घातांक है तो गुणनखंड आप कैसे ले रहे हैं, कैसे बने। तो ये विधि आई कैसे? ऐसा लगता है कि ये विधि जब विद्यार्थी ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं उस समय यही लगता है कि ये विधि वास्तव में किसी ने सोची और वो तब से प्रचलित हो गई। ठीक है, किस तरह से आई इस पर ध्यान नहीं गया, किस तरह से आई इस पर ध्यान नहीं गया। तो आइए एक उठा रहे हैं 12, और यहीं से विधि भी बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करें? गुणनखंड करने का यही मतलब है। गुणनखंड जब कर रहे हैं तो यही मीनिंग निकला कि भाई अगर हम देखें, हम 30 का गुणनखंड करना चाहते हैं 30, तो हम कह रहे हैं आसानी से 5 गुणा 6। और अब चूंकि अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड करना चाहते हैं तो अब 6 को भी लिख दिया 2 गुणा 3। ठीक है, अब अगर और देखें कि इसके फैक्टर्स और क्या हो सकते हैं, तो एक फैक्टर इसका 1 और 30 भी हो सकता है। एक सभी को डिवाइड करता है और संख्या स्वयं खुद से विभाजित हो जाती है, तो इसलिए 30। तो 1 2 3 5 और 30, ये 30 के गुणनखंड हो गए। तो ये तो अंक गणित थी, अरिथमेटिक। अब यहाँ पर बीज गणित है, एलजेब्रा। और उस समय हम अब इस बहुपद का गुणनखंड कैसे करें? तो अर्थ यही निकलता है कि घातांक 2 है, तो इस तरह का हमारे पास फॉर्म आना चाहिए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। दो लीनियर घातांक आ गई। ठीक है, लीनियर है ये, घातांक एक है, रैखिक। रैखिक। सर हाँ, आवाज आ रही है? आंसर आ गया। हाँ आ गया, अच्छी बात है। तो कई बार फिर बातचीत नहीं सुनोगी, इसका अर्थ ये भी निकला आंसर आ गया, तो पता नहीं बातचीत सुनी कि नहीं सुनी, क्योंकि ये पढ़ाई की क्लास है, ट्यूटरिंग की क्लास है। सवालों के हल और उत्तर की ओर बहुत बॉदर ना करें। ठीक है, विश्राम में रहें। 12x² माइनस 7x प्लस 1, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फॉर्म में जाना चाहिए। अब इसमें क्या देखा जाता है कि अगर इसको कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c, तो हम a और c उठाएंगे। a और c, a इंटू सी निकालेंगे, 12 गुणा 1, और वो हो गया 12। इस 12 के ऐसे फैक्टर्स चुनेंगे, ठीक है, जिनसे कि क्या बन जाए, -7 बन जाए। ठीक है, इनसे क्या बन जाए, -7 बन जाए। ठीक है, गुणा 12 बने और
जोड़ या घटाना 7 बने। देखो ध्यान से, 12 के ऐसे फैक्टर्स ला रहे हैं जिनसे 7 उत्पन्न हो सके, और फिर से दोबारा तुरंत चिन्ह का ध्यान देना पड़ेगा कि जो गुणनखंड था, जो गुणा आया था, जो गुणनफल था वो धनात्मक था, और मध्य पद ऋणात्मक है। अब हम क्या देखते हैं, जो शुरुआत में ही दिखे उसे मान लेंगे। अब 12 को ये वाला नहीं करेंगे। कैसा? जो आप आदत बना लेते हैं, 2 गुणा 6, 2 गुणा 3, ये आदत बना जो लेते हैं कि अभी यहां से चुनना शुरू करते हैं, हिट एंड ट्रायल नहीं। पहले से तुरंत जब मस्तिष्क में आ जाएंगे तो ऐसे आ जाएंगे कि 4 गुणा 3। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सभी प्राइम फैक्टराइजेशन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अब प्रश्न उठाइए कि जब हमें उनमें से फिर से मिला के 2 ही फैक्टर बनाने हैं तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन की खास आवश्यकता नहीं रह जाती है, ये जल्दी सेट हो जाता है। 4 गुणा 3, ठीक है। 12 मन में आया, 12 देखते ही 7 पर भी नजर गई थी। अब 4 और 3 7। अब साइन की बात आ रही है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो अब हम किस तरह के फैक्टर्स लें? धनात्मक कैसे मिलता है? अगर दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों ऋणात्मक हो तब भी पॉजिटिव, दोनों धनात्मक हो तब भी पॉजिटिव, ठीक है। दोनों धनात्मक तब भी पॉजिटिव, दोनों ऋणात्मक, ठीक है, दोनों ऋणात्मक तब भी पॉजिटिव। अब प्रश्न उठा कि मध्यपद कैसा है? मध्यपद तो ऋणात्मक है। अगर दोनों धनात्मक ले लिए तो यहां तो जोड़ घटाना करना है। दोनों धनात्मक ले लिए तो 4 धनात्मक और 3 धनात्मक से 7 धनात्मक बन बैठेगा, 7 धनात्मक हो उठेगा। अब प्रश्न उठा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें माइनस का 7 चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि धनात्मक गुणनफल कब तक मिलता है? या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। दोनों को नेगेटिव बना के देख लें। -4 गुणा -3 इज -12 तो नहीं, +12, और -4 प्लस -3 -7 बना रहा है। तो धनात्मक की जगह हम दोनों ही ऋणात्मक लेंगे, -4 और +-3, ये 2, ठीक है, और इससे -7 बन गया। तो अब हम पाते हैं 12x² -7x को मैं लिख रहा हूं -4x -3x। सुविधा के अनुसार ये आप आगे पीछे लिख सकते हैं कि -3x आप इधर लिखना चाहते हैं, -4x उसके बाद लिखना चाहते हैं। यू कैन डू लाइक दैट, ठीक है, ओके। सर सर आंसर आ गया। हम फिर बोलते हैं जो उसका मतलब क्या है। तुम अच्छी तरह पहले से पहचानो ये बात कि ये ट्यूटर की क्लास है। ट्यूटर पर्सनल गाइड होता है। फिर से लिखे दे रहा हूं, टीचर स्कूल टीचर वाले में और यहाँ की क्लास में फर्क है। ट्यूटर माने पर्सनल गाइड। डिक्शनरी में आज फिर से देखना जाके, आज डिक्शनरी में फिर से देखना, ठीक है, कि वास्तव में ट्यूटर क्या है। समाज को ट्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी विद्यालयों और शिक्षकों के बाद? तो हमें उस अंदाज में पढ़ाने दो। बहुत सारे विद्यालय बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं आता। अब तुम्हें आता है, उत्तर आ गया सर, उत्तर आ गया, ठीक है, नहीं, ये पर्याप्त नहीं है कि चिट्ठी आ गई। ये पर्याप्त होगा कि चिट्ठी कितने ध्यान से पढ़ी गई। ये पर्याप्त नहीं है कि चिट्ठी आ गई। पर्याप्त क्या होगा? चिट्ठी कितने ध्यान से, मन से पढ़ी गई, उससे मित्रता बनेगी। चिट्ठी आ जाने से मित्रता नहीं बन जाएगी। आइए वापस चलिए, 12x² -4x -3x +1 आए, 4 कॉमन, ठीक है, उत्तर आया। इसके लिए शाबाशी दे रहा हूं, लेकिन अधीरता के लिए मना कर रहा हूं, ठीक है। 4x कॉमन और फिर से 3x, और 4x कॉमन ले चुके थे, -1।
अब 3x है, ये फैक्टर सभी को मालूम है, रिपीट करता है, तो -1 अगर कॉमन लेंगे तो 3x -1 ही बचेगा। क्यों? 3x -1 -3x लेगा, और -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर? सो 3x -1 इंटू 4x -1 आ गया। यस सर, यही है उत्तर की नहीं? गलत तो नहीं है मेरा? देखो ध्यान से, यही है सर, यही है सर। सही है। तो अब यस दूसरा सर। ले रहे हैं, ठीक है? हाँ, व्याख्या कर रहे थे, दुखी मत हो जाना, डाटा नहीं है। अब दूसरा ला रहे हैं। फिर ये विधि आई कैसे, और ऐसा करने को किसने कहा था, है ना? तो बदला पापा वाली पीढ़ी ने, कि दादा वाली पीढ़ी ने, कि कौन सी पीढ़ी ने? जवाहरलाल नेहरू वाली जी ने, कि गांधी जी वाली ने, कि राजा राम मोहन राय वाली ने, कि टैगोर वाली पीढ़ी ने? किसने कहा था कि ऐसा करो? तो ये दिखना चाहिए कि ये विधि आई कैसे और क्यों बनी। अगर उद्देश्य ऐसा है कि दो घातांक के बहुपद को गुणनखंडों में बदलना है, तो वो गुणनखंड कैसे हो? ठीक है, क्लियर? और कई बार आसान मिल गया था कि x² -4 लिखा है, तो पता चला x -2 और x+2 लिख दिया आसानी से। अब एक और लिखो, फिर विधि के बारे में चर्चा कर दे। अब दूसरा सवाल दे रहे हैं सर हाँ बोलो। 3x -1 कैसे आया सर? 3x -1 कैसे आया? जी। इसीलिए कह रहे हैं जिसका उत्तर आ गया था, इसलिए कह रहे हैं धीरज रखने की जरूरत है। 3x -1 4 × 3। अब हमने 4x चूंकि कॉमन लिया था ना, तो 4x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12x² आ जाए। जी। तो 4 में तो 3 तब 12, और x में फिर से x तब x²। ठीक है, जी सर। और 4x में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये -4x बन जाए। तो 4x में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? -4। -4। ओके, आगे आप समझ गए? यस सर, आ गया सर। आगे चल रहे हैं, जी सर। अगला सवाल दे रहे हैं। जी सर। 6x² -5x माइनस या +6, 6x² +5x -6, इसका फैक्टराइजेशन चाहिए। एक और दिखा देते हैं, फिर विधि पर चर्चा करेंगे कि ये विधि बनी तो कैसे बनी। अब फिर से एसी चाहिए। एसी क्या ले रहा है? 6 गुणा -6, वो ला रहा है -36। और निगेटिव ऋणात्मक गुणनफल कब मिलता है? जबकि फैक्टर्स अपोजिट साइन के हो, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। अब ध्यान यही देना पड़ेगा कि बड़े वाले को प्लस लेंगे कि छोटे वाले को। ये मध्य पद बता देगा कि भाई बड़े वाले को पॉजिटिव लो कि छोटे वाले को। यस सर। इसी के बाद हम बी पर बात कर रहे हैं कि बी कैसा है। तो बी कैसा है? वो है धन का 5। ठीक है, ये अब हम 36 को देख रहे हैं, तो आसान से फैक्टराइजेशन ये वाला नहीं कहिए, क्योंकि मन में तुरंत 9 × 4 आ चुका है। क्योंकि मन में 9 × 4 आ चुका है, इसलिए ये विधि अब बंद करनी है जब तक की जरूरत ना पड़े प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से तो 2 गुणा कितना आया? 18 आया। फिर 2 गुणा कितना? ठीक है, 9 और 3। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि 9 × 4 जल्दी दिमाग में आ गया है, 12 × 3 भी आ रहा है। कल 18 × 2 जरूरत पड़ा था 36 के लिए, तब मध्य पद विखंडित आंसर होगा। आ गया सर, आंसर आ गया। अब हम फिर से यहाँ रोक लगाएंगे। ऐसे क्या होगा, तुम बात नहीं समझ रही हो। बाकी विद्यार्थियों को लगेगा यार ये कौन है, इतना पढ़कर आती है, तुरंत 1 मिनट बाद आंसर देती है। अब बाद में आंसर आ गया। बाकी विद्यार्थी सोचेंगे कि यार हमारा तो निकला ही नहीं। यस सर। अब हम वो प्रोत्साहित होंगे। इसलिए उत्तर अगर आ भी जाए तो थोड़ी देर समझा शांत दीजिए सर, बैठो। आंसर मेरा नहीं है। ज्यादा बड़ा मजा आता है क्या कि किसी ने उत्तर नहीं दिया,
और Yes, जब sir. किसी ने उत्तर नहीं दिया तब आपने हाथ उठाया कि मेरा आया है, ये चीज। Yes, sir. अच्छा चलो, तो 9 × 4, अब 5 लाना है 9 और 4 से। 5 तुरंत दिख रहा है क्या कि 9 का प्लस का 9 और माइनस का 4 ले लें तो 9 - 4 धन का 5 आ जाएगा, ये साफ दिख रहा है। तो क्या हुआ, 6x² और उसके बाद कितना, +9x - 4x - 6। ठीक है, क्लियर। अब यहां से क्या कॉमन मिल सकता है, 9 और 6 में 3 कॉमन मिलता है, x Yes, sir. x, क्लियर। अब उसके बाद आगे बढ़े, 3x में क्या मल्टीप्लाई करें, 3 में तो 2 मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, और x में x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x में अब क्या मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, 3 × 3 तो ये आ गया। अब ऐसा ही फैक्टर फिर से रिपीट होता है, सभी को मालूम है। तो अंदर अगर 2x रखना है तो बाहर -2 लेगा, तभी -4x बन पाएगा, और +3 का आया। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा, और हम देखें कि अगर ये रिपीट आंख बंद करके कर भी देते हैं तो ध्यान रहे 3 × -2 - 6 लेगा, तो ये रिपीट होना ही श्रेष्ठकर रहता है। आगे चलिए, तो 2x + 3 पूरा फैक्टर कॉमन मिला। अब उसके बाद फिर से आंसर आ गया। 3x, अरे हम बार बार बोल रहे हैं, सभी छात्र छात्राएं उत्तर देने वालों को, ये तुरंत उत्तर देने वालों को याद दिलाओ क्या कि बीच में सर सवाल फ्लोट करके करने को देते तो हैं, तब उत्तर दे लेना। अभी जब पढ़ाई का सवाल चल रहा है तो बीच में क्यों अधीर हो रहे हो, है ना। जब दौड़ लगाने को कहें तब लगाना, ठीक है। अभी तो सिखा रहे हैं कि कदम यहां रखो, ठीक है, स्टार्ट ऐसे लो, और तुम दौड़ जाते हो, सर मेरी दौड़ पूरी हो गई, ऐसा ना करो, ठीक है। ओ 2x + 3 3x - 2 आ गया ये। अच्छा, अब तुम्हारे उत्तर तो आ गए थे, अब जरा इन्हीं से पूछ लो बाकी छात्र छात्राएं जो उत्तर नहीं दे रहे थे, अब जरा ये विधि कैसे आई ये बताओ आके बोर्ड पर, जिनका उत्तर आ जाता था। अब ये विधि बनी कैसे, ये तुम्हें कक्षा को बोर्ड पर समझाना है। बोलो, वो छात्र छात्राएं इनसे उत्तर लें कि ये जानते हैं कि नहीं जानते कि ये विधि कैसे आई, ठीक है। अच्छा, तो उस विधि की जरूरत थी कि ये विधि आई कैसे। अब ये विधि कैसे आई ये दिखाते हैं तीसरे भाग में, ताकि पाठ पूरा होने की ओर हो जाए। अब तीसरे में दिखा रहे हैं कि घातांक 2 के लिए जो विधि है ना, वो कैसे बनी, क्यों आई ऐसे, क्यों ऐसे देखना पड़ा कि इनका गुणनफल लो और ये मध्य पद को जोड़ या घटाने में विखंडित करो। तो विधि पर बात कर रहे हैं, कैसे। माना कि ax², अब ध्यान से सुनना, px + q ले लिया अगर, ठीक है, और फिर से rx + s, दो फैक्टर ले लिए। माना कि ये ax² स्टैंडर्ड फॉर्म दो घातांक की बहुपद है, और अब इसके हमने दो गुणनखंड, रैखिक गुणनखंड एक घातांक के ले लिए। देखें, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, PR × x² आ जाएगा, और QR × x आ जाएगा, फिर PSX आ जाएगा, PSX आ जाएगा, फिर QS आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से कलेक्ट करें लाइक टर्म्स और सही ढंग से व्यवस्थित करें जैसी ये व्यवस्थित है, PR x², ठीक है, प्लस QRX, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो क्या हुआ, QR +
PS इंटू व्हाट एक्स प्लस QS। अब ये तो सर्वसमिका हुई, आइडेंटिटी है, जैसे कि A प्लस बी दी होल स्क्वेयर इज A स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB, है ना। आइडेंटिटी के रूप में ये आप देख पा रहे हैं। उसी तरह से ये इधर से इस ओर आइडेंटिटी के रूप में आई, आइडेंटिटी के रूप में आई तो इस तरफ से और इस तरफ से x की समान घातों के लिए गुणांक बराबर कर सकते हैं। x की समान घातों के लिए गुणांक बराबर करेंगे तो x की समान घात, ठीक है, के लिए गुणांक को बराबर करना, x की समान घात गुणांकों का बराबर होना, ठीक है। अब यहां लिख रहे हैं x की समान घात के लिए गुणांकों का बराबर होना, ठीक है, बराबर होना। अब उससे ये विधि पता चलेगी कि कैसे बनी थी बराबर होना, ये लिखा जाता है क्योंकि सर्वसमिका है, आइडेंटिटी है। तो पता चला कि एक्स स्क्वेयर का गुणांक यहां तो a और यहां PR, तो हम तुरंत लिखेंगे a इज इक्वल टू PR, a बराबर PR आया, ये चीज हुई। अब इसे देखें, x बराबर b आ रहा है तो b इसका मतलब है विखंडित होता है कैसे, QR प्लस PS, और ऐसा लगता है कि b ऐसे ही जोड़ में विखंडित हुआ था। मध्य पद को उन अंकों का, संख्याओं का गुणन जो लिया गया था P और R, A और अभी C बाकी है, तो C क्या है, C है हमारा QS। और हम यहां पर क्या देखते थे, AC देखते थे पहले, A इंटू C देखते थे। अब अगर हम A इंटू C कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, A इंटू C करने पर हमें प्राप्त हो रहा है PR और QS, PR QS। तो देखें क्या यहां ऐसा हुआ है, अरे वाह, AC में हमें दिख जाएगा कि अरे B ऐसे विखंडित हुआ है, तो हम इसको PR QS को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, QR और PS, QR और PS लिख सकते हैं ना। और ये जो QR और PS हमें यहां मिले हैं, ये PS और QR जो हमें यहां मिले हैं, उसी से ये मध्य पद जोड़ के रूप में, योग के रूप में विखंडित हुआ है। खूब ध्यान से देखिए हुआ क्या है। Yes, sir. कैसे बनी थी, नाम नहीं है, किसने बनाई थी, बहुत उदार हृदय का रहा होगा, उसने ये नहीं लिखा। उसमें तो श्रीधराचार्य रूल आ गया 10वें में कि जब हमें गुणनखंड करने हैं द्विघात समीकरण के लिए तो ये बनेगा। अब QR इंटू PS बन गया, और देखो B क्या है, QR प्लस PS। इससे पता चला कि हमने जो गुणनखंड कंसिडर किए थे वो इस तरह से आए हैं। क्या, A इंटू C का गुणनफल, उसको तोड़ना है, और वो QR प्लस PS में B टूट रहा है, और QR इंटू PS से AC प्राप्त हो रहा है। B QR प्लस PS के रूप में टूट गया, और उसी से वो जो टुकड़े हैं, ठीक है, उन्हीं टुकड़ों Yes, को sir. Yes, sir. गुणनफल के रूप में लिया तो फिर AC प्राप्त हो गया है। ये विधि ऐसे बनी थी, इसे आप नोट कर सकते हैं। जानिए कि ये कैसे उत्पन्न हुआ, ठीक है। Yes, sir. कर रहे हैं। हाँ, ये लिख लो। अब ऐसे ही कह दिया गया कि जिनका गुणनफल मिलेगा उन्हीं का ये मध्य पद मिलेगा। इससे आइडिया लग गया कि ये मध्य पद B, ठीक है, ये इन गुणांकों के साथ अगर गुणनफल जो बनता है उससे संबंधित है, कोरिलेटेड है, और उसी के आधार पर गुणनखंड की विधि चल पड़ी जब ये देख लिया गया, ठीक है। गुणांकों का बराबर होना,
तो अब आपने दर्शन कर लिए इस बात के, ठीक है क्या, Yes, sir. कि ये विधि कैसे उत्पन्न हुई होगी, ठीक है। Yes, sir. Yes, ये sir. शुरू में हमारे यहाँ विद्वान कहते हैं क्या, कि पहले चीजें उत्पन्न कैसे हुई, घटित कैसे हुई, ये जानो जरूर। जानकर अगर भूल गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, Yes, sir. फिर रेफर कर लिया जाएगा जरूरत पड़ने पर। लेकिन पढ़ाई तभी सही चल पाती है जब हम ये जान जाएं कि ये कैसे उत्पन्न हुआ, है ना, ठीक है। तो अपनी जिज्ञासाओं को आप इस तरह से शांत करते रहें तो ज्ञान ऐसे ही बढ़ता है जब आप अपनी जिज्ञासाएं मिटाते हैं। जिज्ञासा Yes, sir. बने रहिए। अच्छा ज्ञान sir. पाने के लिए अच्छा जिज्ञासु होना जरूरी है, ठीक है। ज्ञानी बनने के लिए जिज्ञासु होना जरूरी है। ध्यान रहे, ज्ञानी कब उत्पन्न होगा, ज्ञानी जब वो जिज्ञासु रहा होगा, जब वो जिज्ञासु रहा होगा तभी वो ज्ञानी बना होगा, नहीं तो नहीं बना होगा। क्यों, आगे पढ़िए, ठीक है।